एग्ज़ाम के लिए बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर, ठीक है। और अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइए, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है इसके अंदर टोटल 6 यूनिट्स कवर होती है, ठीक है। तो वो 6 यूनिट्स के नेम में यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ओवरऑल क्या कवर होता है इस चैप्टर में, ठीक बात है। तो कवरेज की बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले तो, ठीक है। कवरेज क्या क्या है इस चैप्टर का, तो इसके अंदर आ जाती है 6 यूनिट। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओवरऑल डिस्कशन ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। अभी तो केवल हेडिंग्स लिख रहा हूं कि क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। सेकंड आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, ठीक है। रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स भी आप उसे बुला सकते हैं। इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ कैश, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है। और क्या आता है भाई, और यहां पर आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, मतलब स्टॉक। और फाइनली जो 6th यूनिट है वो आती है आपकी फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ओके। तो ये हमें ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है और जो सेकेंड टॉपिक है, ये दोनों जो हैं इसको, हाँ, ये दोनों जो टॉपिक हैं ये मेन टॉपिक्स हैं। एग्जाम में नॉर्मली क्या होता है, या तो 8 नंबर का ये पूछ लेते हैं या फिर 8 नंबर का ये पूछ लेते हैं, ऐसा अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट चेंज होते रहता है ना। फिर थोड़ा सा कम इंपोर्टेंट जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश, कभी कभार इसे भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है। फिर आती है बात मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स की, तो ये तो थ्योरी पोर्शन में कवर हो जाता है ना। इस पर कोई प्रैक्टिकल अभी तक पूछा नहीं गया है ना। तो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिस पर अपन अलग से डिस्कशन करेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे तो, है ना। ऐसी फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल भी थ्योरी पोर्शन है जिस पर हम बात करेंगे, है ना। और रही बात मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की, तो ये जो है ये आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर हो जाता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है, वहाँ पर ये कवर हो जाता है। अपन पढ़ते हैं ना EOQ वगैरह, वो सब यहाँ पर भी बताया है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी एक बार छोटा सा डिस्कशन अपन इस पर भी कर लेंगे, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक बात है, जिसमें ओवरऑल डिस्कशन करेंगे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पर। जैसे कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल कंप्यूट कैसे करते हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल कितना रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रखना चाहिए या बहुत कम रखना चाहिए या फिर कैसा रखना चाहिए, है ना, वो सब बातें करेंगे। तो इस लेक्चर में तो हमें केवल ये फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ना है ना। उसके बाद अलग से जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, जिसे हम अलग से डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं अपन, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल से, मतलब वर्किंग कैपिटल होता क्या है ना। सो मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक बात है। वर्किंग कैपिटल होता क्या है भाई, आपने बहुत सुन रखा होगा पर ठीक है, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी आज, है ना। तो इसका मतलब होता है कैपिटल रिक्वायर्ड, आप कैपिटल की जगह अमाउंट भी लिख सकते हैं ना, अमाउंट रिक्वायर्ड या फिर कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर रनिंग डे टू डे
ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। तो भाई एंटिटी को जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको चलाने के लिए हमें कुछ अमाउंट रखना होता है, जिसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैपिटल होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। अब बताइए, आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सब खरीद लिया, सब प्रॉपर रेडी कर लिया है। अब बताइए, क्या ये अपने आप काम करेंगे या फिर कुछ पैसा अलग से आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, है ना? या आप अपने खुद के बिजनेस का कभी सोचिए कि आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया तो बस हो गया क्या काम, अब कुछ और नहीं चाहिए? ऐसा तो नहीं है, अभी आपको अलग से कैश रखना पड़ेगा ताकि आप उससे रॉ मटेरियल खरीद सकें, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर सकें, अपने रेंट को पेमेंट कर सकें, अपने और डे टू डे छोटे मोटे जो एक्सपेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या कोई और एक्सपेंस भी हो सकते हैं, वो सब आप आसानी से पे कर सकें। उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलना पड़ेगा, है ना? ओके, अच्छा, ये तो हो गया जनरल मीनिंग, है ना? इसके अलावा आपने जो सुन रखा है वो पता है क्या है? आपने सुन रखा है वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आपने ऐसा सुन रखा है, ठीक है? यही सच है, एकदम सही सुना है आपने। समझते हैं ऐसा होता क्यों है, क्यों करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी ही वर्किंग कैपिटल होता है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में ऐसा समझिए आप, सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है? एक बिजनेस स्टार्ट करा जिसमें आपने फिक्स्ड कैपिटल लगाई, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, है ना? फिक्स्ड कैपिटल लगाई और वो लगाई सपोज आपने 5 लाख की, ठीक है? अब आपने अलग से 1 लाख रुपए और रख लिए कि यार अभी बिजनेस को चलाना है तो थोड़ा पैसा तो रख के चलना पड़ेगा ना, ताकि हम अपने डे टू डे एक्सपेंस को पूरा कर सकें, है ना, और बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। तो आपने कुछ वर्किंग कैपिटल भी रख दी, जिसे मैं कैश बोल रहा हूँ, है ना? आपने कैश के फॉर्म में रख लिया है, सपोज आपने रख लिया है ₹1 लाख, ठीक है? 1 लाख रुपये आपने कैश के रूप में रख लिया ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से स्मूथली चलता रहे। ओके, अब देखिए क्या होता है। ये कैश आपने रख लिया, अब ये तो हो गया आपका डे 1, है ना? डे 1 को आपने ऐसा करा है, यहाँ लिख भी देता हूँ। ये जो है ये कहानी कब की है? डे 1 की है। फिक्स कैपिटल तो यही रहेगा। अब सुनिए, डे 2 को या फिर अपन फर्स्ट वीक लिख देते हैं, एंड ऑफ फर्स्ट वीक पर क्या होगा ऐसा अपन बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो कैश है इससे आपने क्या करा? रॉ मटेरियल खरीद लिया, और रॉ मटेरियल खरीद लिया सपोज आपने 60,000 का, ठीक बात है? तो अब आपके पास कैश कितना बच गया? ये बच गया आपका 40,000। डन। अब बताइए, जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था तो आपका कैश कितना था? 1 लाख, मतलब वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में आपने कितना रखा था? 1 लाख। अब आप 1 वीक हो गया और फर्स्ट वीक के एंड पर आइए, अब देखिए अब आपके पास 60,000 का रॉ मटेरियल है और कैश केवल 40,000 का है। बताइए वर्किंग कैपिटल कितने का है? दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अभी भी 60,000 प्लस 40,000 1 लाख का ही तो है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश ही एक तरीके से क्या है? आपका वर्किंग कैपिटल है। बस क्या हो रहा है? उसका फॉर्म चेंज होते जा रहा है। कैश रॉ मटेरियल के फॉर्म में और बचा हुआ कैश के फॉर्म में दिख रहा है ना? अपन और आगे चलते हैं, सपोज अपन चलते हैं सेकेंड वीक के एंड पर, है ना? और सेकेंड वीक के एंड पर सिचुएशन देखते हैं तो अपन ने पाया कि जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है कि रॉ मटेरियल आपका बचा है केवल 40,000 का, ठीक है? और रॉ मटेरियल से आपने फिनिश गुड बना दिए हैं कितने के? 20,000 के, और कैश आपका अभी भी कितना पड़ा हुआ है? 40,000 का। डन। अब आप देखिए, अभी भी टोटल ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना है? 1 लाख ही तो है। बस हो क्या रहा है कि फॉर्म चेंज होते जा रहा है। भाई फर्स्ट वीक के एंड में रॉ मटेरियल ही 60,000 का था, सेकेंड वीक में क्या हो रहा है? कुछ रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, तो अभी 40,000 का रॉ मटेरियल है और 20,000 का फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, और कैश अभी भी 40,000 का पड़ा है। तो अल्टीमेटली कितना हुआ? 1 लाख, है ना? सो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ कैश। बस उसके फॉर्म्स चेंज होते जाते हैं ना। थोड़ा और एक बार और देख लेते हैं, सपोज अपन थर्ड वीक पर चलते हैं। थर्ड वीक के एंड पर क्या होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो बचता है केवल 20,000 का, है ना? फिनिश गुड कितना है? 20,000 का पहले से था, ठीक बात है, और 20,000 का रॉ मटेरियल और कन्वर्ट हो गया फिनिश गुड में, है ना? तो टोटल कितना हो गया अब ये 40,000 का, ठीक है? कैश कितने का है? अभी भी आपके पास है 40,000 का, ठीक है?
अब आप देखिए अभी भी टोटल कितना है, 1,40,000, 40,000 और 20,000। तो कुल मिला के फॉर्म चेंज होते जा रहा है ना, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअली, है ना। पर अब देखना, आपको लगेगा कि सर ये तो ऐसा हो गया कि केवल करंट असेट हो गया। देखना करंट असेट मतलब कि कैश, रॉ मटेरियल, डेटर्स, ये सब कुछ होते हैं ना, माइनस करंट लाइबिलिटी भी तो होता है। तो वो कहाँ आया है ना, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखना मान लीजिए अपन आते हैं 4th वीक पर, है ना। 4th वीक पर क्या होता है, रॉ मटेरियल आपका 20,000 ही है, फिनिश गुड आपका बचा केवल 10,000 का। हमने कहा 30,000 का फिनिश गुड कहाँ गया, बोले वो बेच दिया तो उसके क्या बन गए होंगे, डेटर बन गए होंगे, अगर उधार बेचा होगा तो 30,000 के क्या हो गए आपके, डेटर हो गए। और कैश अभी भी कितने का पड़ा है, 40,000 का। ओके, अब आप चेक करिए टोटल कितना है, 20 और 10 30 और 30 60 और 40 1 लाख, है ना। तो अब देखिए आप, रॉ मटेरियल क्या है, करंट असेट है, फिनिश गुड भी क्या है, करंट असेट है, डेटर भी क्या है, करंट असेट है, और कैश भी क्या है, करंट असेट है, ठीक है। फिर एक और लास्ट ये आ जाता है अपना, कौन सा वीक है ये आ जाते हैं अपन 5th वीक पर, है ना। 5th वीक पर क्या होता है आपका, रॉ मटेरियल कितना था, 20,000 था, ठीक है। तो इस रॉ मटेरियल को मैं कर देता हूँ 20,000 की जगह 50,000 का, या फिर इसको कर देता हूँ 80,000 का। ओके, तो 20,000 की जगह रॉ मटेरियल कितना हो गया, 80,000 का, है ना। अब सवाल ये है कि 80,000 का कैसे हो गया, है ना, इस पर अपन चर्चा करेंगे। एक मिनट रुकिए आप, है ना। फिनिश गुड 20,000 का, डेटर 30,000 के, ये लिख देता हूँ। फिनिश गुड 20,000 का, डेटर 30,000 के हैं, और कैश फिनिश गुड 10,000 के थे, मैंने 20 लिख दिया क्या। ओके, इसको करेक्ट करता है, यहाँ आ जाएगा 10,000, ठीक है। और कैश कितना है भाई, कैश है आपका 40,000, ये हो गया है आपका 0। क्यों सर, क्योंकि इससे हमने क्या खरीदा है, रॉ मटेरियल। तो अभी ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल कितने का था, यहाँ देखो रॉ मटेरियल था 20,000 का, तो बढ़कर हो गया 80,000, 80,000 हो गया मतलब 60,000 का रॉ मटेरियल खरीदा है। तो 40,000 का कैश तो हमारे पास पड़ा हुआ था, तो 40,000 का तो हमने उससे खरीद लिया होगा भाई, ऐसे समझना। ये ऑलरेडी कितना था, ये ऑलरेडी था आपका 20,000, है ना, 20,000 ही था ना, हाँ ये 20,000 था। 60,000 का और आया है, 60,000 में से 40,000 का तो आपका कैश रखा हुआ तो आपने इससे पेमेंट कर दिया होगा। जो बचा हुआ 20,000 है वो कहाँ से आया, वो कैसे खरीदा, तो वो पक्का हमने उधार खरीदा होगा, है ना। तो उधार खरीदोगे तो क्रेडिटर भी तो बढ़ेंगे भाई, आपका रॉ मटेरियल तो 80,000 हो गया, अभी 20,000 का रॉ मटेरियल उधार खरीदा है तो उसके क्रेडिटर भी तो बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके क्या, क्रेडिटर कितने के आ जाएंगे, 20,000 के आ जाएंगे। ओके, अब अपन फिर से चेक करते हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना है। तो देखना 80,000 और 10,000, 90,000 और 30,000, 1,20,000। तो ये हो गया आपका करंट असेट का टोटल हो गया। लेकिन ये तो 1,20,000 हो गया, ये तो 1,20,000 हो गया। आप बताइए इसमें आपका अमाउंट कितना है, तो भाई 20,000 तो आपको चुकाना भी है, तो दूसरों का है। तो आपका वर्किंग कैपिटल अभी भी कितना है, 1,20,000 माइनस 20,000, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 1 लाख ही आ जाएगा, है ना। सो ये क्रेडिटर क्या है, करंट लाइबिलिटी। अब करंट असेट हो गया आपका 1,20,000 का, इसमें से आप करंट लाइबिलिटी घटा दीजिए कितने की, 20,000 की, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, 1 लाख, है ना। सो ये मैं बताना चाह रहा था कि क्यों करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल होता है। सो वर्किंग कैपिटल मेनली क्या है, कैश, बस उसके फॉर्म चेंज होते जाते हैं तो वो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी के फॉर्म में दिखाई देने लगता है ना। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक अपन ने क्या क्या बात करी, अभी तक अपन ने बात करी कि कवरेज मतलब इस जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम की हेडिंग है इसके अंदर क्या क्या आता है जो हमें पढ़ना है। सेकेंड अपन ने बात करी कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, तो उसमें मैंने बताया कि डे टू डे ऑपरेशन के लिए हमें जो अमाउंट रखना होता है वो आपका होता है वर्किंग कैपिटल। फिर मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और वो क्यों होता है इस पर अपन ने डिस्कशन कर लिया है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं अपन किस पर, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है उसको अपन दो तरीके से बांट सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, इसको अपन ऐसा कर देते हैं, ठीक है। एक तो अपन बांट सकते हैं वैल्यू के आधार पर, और दूसरा अपन बांट सकते हैं टाइम के आधार पर, ठीक है। वैल्यू के आधार पर वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है, ठीक है।
एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, और टाइम की बात करें तो टाइम के आधार पर एक तो होती है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग या फिर टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी बोल सकते हैं अपन, या फिर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल भी इसे बोल सकते हैं। चलिए जानते हैं ये सब क्या होते हैं। पहली बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब होता है टोटल ऑफ करंट असेट, टोटल ऑफ करंट असेट। मतलब अगर केवल करंट असेट को टोटल कर दिया जाए तो वो हो जाता है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ओके, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट में से अगर आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो वो आ जाता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। सो नॉर्मली अगर कहीं आप लिखा देखते हैं केवल वर्किंग कैपिटल वर्ड, आप ये ऐसा लिखा देखते हैं तो इसका मीनिंग नेट वर्किंग कैपिटल ही निकाला जाता है। ठीक बात है, पर ठीक है, यहाँ पर अब चूंकि वर्ड्स को बताया गया है तो अपन ने समझ लिया कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट का टोटल, और उसमें से यदि हम क्या करें करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दें तो वो आ जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल पता है क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम लेवल, मिनिमम, एक सेकेंड, मिनिमम लेवल ऑफ अमाउंट to be maintained, minimum level of amount to be maintained at all time to carry its day to day operations। okay, तो भाई एक अमाउंट होता है जो हमें हमेशा मेंटेन करके चलना होता है। पता है जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि वो एक जैसे बॉडी में ब्लड काम करता है ना, वैसे ही बिजनेस में वर्किंग कैपिटल काम करता है। आपका बॉडी बिना ब्लड के तो काम नहीं कर सकता ना, ऐसे एक बिजनेस बिना वर्किंग कैपिटल के काम नहीं कर सकता। अभी केवल मशीन आपने ला के रख दिया, इससे बिजनेस नहीं चल सकता है, आपको कुछ अमाउंट तो अलग से रखना ही पड़ेगा। तो एक फिक्स अमाउंट है जो आपको हमेशा हर समय बिजनेस में मेंटेन करके चलना है ताकि आपका बिजनेस बहुत स्मूथली चलता रहे, उसे हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की। ये क्या होता है? ये होता है अमाउंट रिक्वायर्ड in addition to the permanent वर्किंग कैपिटल। ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो भाई परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अलावा आपको कुछ और अमाउंट अगर कभी मेंटेन करना पड़ता है तो उसे अपन बोल देते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या फिर फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। सर ऐसा क्यों होगा कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी हमें कभी अमाउंट रखना पड़ सकता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, जैसे आप फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं। अब सपोज़ मैंगो का कोई पर्टिकुलर सीज़न है कि इस सीज़न में मैंगो आएंगे, है ना, तो जनरली समर सीज़न में आते हैं। तो अब मान लीजिए समर सीज़न आएगा तो उस समय मैंगो की सेल एकदम से बढ़ेगी या फिर मैंगो से रिलेटेड प्रोडक्ट की सेल एकदम से बढ़ेगी, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा भी मेंटेन करना पड़ सकता है। जबकि जो रिमेनिंग ईयर है उसमें ठीक है, उसमें आपको एक जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको रखना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, है ना। सो आपको समझ में आया? परमानेंट मतलब जो अमाउंट आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है। टेम्परेरी मतलब कि अगर आपको कभी एडिशनली रिक्वायरमेंट पड़ती है, कभी एक्स्ट्रा सेल की वजह से या सीज़न चेंज होने की वजह से या किसी और कारण से कभी एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आ जाते हैं और आपको ज़्यादा माल बनाना पड़ता है, तो उस केस में आपको क्या हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ सकती है। ठीक बात है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परमानेंट और टेम्परेरी का डायग्राम भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यहाँ पर रख देते हैं टाइम और यहाँ रख देते हैं आप वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा ये जो डायग्राम है ये है एक मैच्योर्ड फर्म का, यहाँ लिख देता हूँ मैच्योर्ड फर्म।
ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी बहुत समय से एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में ये जो हो गई, ये तो हो गई आपकी क्या, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हो गया। ठीक है, ये तो आपको हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करना है। अब बात आती है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की, तो वो कुछ अपन ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ जो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहेगी। देखो ना, नाम ही उसका क्या है, फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल या फिर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ग्रोथ फर्म के केस में। ठीक है, ग्रोथ फर्म के केस में क्या होगा भाई, देखो यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ जीरो, यहाँ वर्किंग कैपिटल और यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो ग्रोथ फर्म के केस में क्या होता है, मतलब जो फर्म बढ़ती ही जा रही है, अभी स्टार्ट ही हुई है और हर दिन ही उसका जो बिजनेस है वो बढ़ता जा रहा है, लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो डायग्राम है ये बनेगा कुछ इस तरह से। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम ग्रोथ फर्म है तो हमारी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और रही बात टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये किस फर्म में है, ये ग्रोथ फर्म के केस में है, जो फर्म बढ़ते जा रही है उस केस में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का डायग्राम। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अच्छा देखो, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एक क्या है, आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग है। अपन अभी वर्किंग कैपिटल के प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ नहीं गए हैं। जैसे कि जो एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन होता है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। एक अंडरस्टैंडिंग ले लें अपन वर्किंग कैपिटल के बारे में। जैसे कि वर्किंग कैपिटल क्या है अपन ने ये जान लिया, वर्किंग कैपिटल की टाइप जान लिया है ना। ऐसी कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो हमें जानना चाहिए, और उसके बाद ही हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल पोर्शन पर जाना चाहिए, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग तो रहे कम से कम, है ना। ओके, तो और आगे चलते हैं, और अब अपन बात करते हैं व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कितना अमाउंट हमें वर्किंग कैपिटल के रूप में रखना चाहिए। हाँ सर, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि अपन यही तो जानना चाहेंगे। जैसे अभी तो अपन ने एग्जाम्पल में क्या करा था, 5 लाख का प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद लिया, 5 लाख का प्लांट और इक्विपमेंट खरीद लिया, और 1 लाख का कैश रख लिया वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, है ना। अब आप बताइए 1 लाख ही क्यों, 1 लाख से ज़्यादा क्यों नहीं, 1 लाख से कम क्यों नहीं, ये 1 लाख आया कहाँ से, है ना। तो इस पर हमें बात करनी है कि हमें वर्किंग कैपिटल कितना रखना चाहिए, है ना। तो इसकी कंप्यूटेशन भी अपन इस चैप्टर में सीखेंगे कि कितना अमाउंट हमें रखना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। और थ्योरेटिकल बातें भी करेंगे कि क्या करना चाहिए, हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए, इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग भी हम लेंगे, है ना। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्किंग कैपिटल कितना रखना चाहिए, तो आपके जवाब क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जवाब हो सकता है कि आप हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रखना चाहेंगे, मतलब ज़्यादा रखना चाहेंगे वर्किंग कैपिटल। दूसरा आपका जवाब हो सकता है कि आप लो वर्किंग कैपिटल, मतलब कम, लेस वर्किंग कैपिटल रखना चाहेंगे आप, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ठीक बात है। अब दोनों केस में देखिए, अगर आप वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखते हैं तब क्या होगा। अगर आप वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखेंगे तो आपके यहाँ जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा रहेगी। लिक्विडिटी समझते हैं आप, मतलब कैश आपके पास ज़्यादा रहेगा। आप कभी भी कुछ भी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आप कभी भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैश रखा हुआ है ना। सो जितना ज़्यादा आपके पास कैश या फिर नियर कैश आइटम होंगे, अपन ऐसा बोलते हैं कि उसकी उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, है ना। अब जैसे ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बड़ा सा बिजनेस, उसके पास बड़ी बड़ी एसेट तो बहुत सारी हैं पर कैश बिल्कुल नहीं होता है, तो अपन कहेंगे उसके पास लिक्विडिटी बहुत कम है ना। ओके, तो अगर आप बहुत सारा अमाउंट रख लेंगे वर्किंग कैपिटल के रूप में तो आपके यहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी। इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो रिस्क है वो कम रहेगी। किस बात की रिस्क कम रहेगी, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। ठीक है, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, मतलब आप कभी इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर, क्योंकि अगर आपके पास कैश रहेगा तो आप जब भी रिक्वायरमेंट होगी आप रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, तो आपका कभी भी प्रोडक्शन इंटरप्ट नहीं होगा, है ना। जब भी आपको रेंट पे करना होगा तो आपके पास कैश है तो आप तुरंत रेंट पे कर पाएंगे, तो आपका जो लैंडलॉर्ड है वो कभी आपसे आपके प्रीमाइसेस खाली करने को नहीं बोलेगा। इसके अलावा कभी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स का आप टाइम पर पेमेंट करेंगे क्योंकि आपके पास कैश है, तो क्रेडिटर्स आपको
माल सप्लाई करना कभी बंद नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे करके आपके इंसॉल्वेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे, आप बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को चला पाएंगे। ठीक बात है। तो भाई वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखेंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, इससे रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी कम रहेगी। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इससे कुछ नुकसान भी होगा, कुछ लॉस भी होगा। क्या लॉस होगा? लॉस ये होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी, प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे। बताइए, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे सर? इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि आप सोचिए, मान लीजिए आपने वर्किंग कैपिटल 1 लाख रखी, तो 1 लाख कहीं ना कहीं से तो आप लेकर आए होंगे। सपोज आप 1 लाख बैंक से उधार लेकर आए, 10% का इंटरेस्ट आपको चुकाना है। ठीक बात है। तो अगर मान लो आप 1 लाख अगर रखेंगे तो 10,000 रुपये, मतलब 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये तो आपको इंटरेस्ट चुकाना है, तो आपका 10,000 से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब मान लीजिए आप 1 लाख की जगह 2 लाख रखते हैं, तो क्या होगा? तो फिर 2 लाख का 10% मतलब 20,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा। अब 3 लाख की वर्किंग कैपिटल रखेंगे तो फिर आपको उसका 10% मतलब 30,000 का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट और कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप वर्किंग कैपिटल में अमाउंट ज़्यादा रखेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक बात है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने सपोज अमाउंट बोरो नहीं करा था वर्किंग कैपिटल के लिए, हमने घर से पैसा लगाया था। तो बेटा आप समझ जाइए कि घर से भी आप पैसा लगाएंगे तो भी उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने वही वर्किंग कैपिटल के रूप में लगा दिए। अब आप ये सोचिए कि अगर मैं वही 1 लाख रुपए कहीं और लगाता तो हो सकता है मैं 10% का रिटर्न कहीं और से कमा लेता। अब सिंस मैंने वो वर्किंग कैपिटल के रूप में लगा दिए हैं तो मैं वो 10% का रिटर्न नहीं कमा पा रहा हूँ, तो अल्टीमेटली 10,000 का नुकसान तो हो ही रहा है ना यार। यही 1 लाख कहीं और लगाता तो 10,000 कमाता, पर बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में लगा रहा हूँ तो नहीं कमा पा रहा हूँ, है ना। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, इस वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो क्रक्स क्या निकला कि अगर आप ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, अगर आप ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक बात है। ओके। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, अगर कम वर्किंग कैपिटल रखते हैं तो क्या होगा? कम वर्किंग कैपिटल रखेंगे तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब आपके पास कैश और नियर कैश आइटम बहुत कम होंगे, है ना। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ जाएगी, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ जाएगी। मतलब जब आपके पास कैश नहीं होगा तो आए दिन आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्रेडिटर के, तो हो सकता है वो आपको माल सप्लाई करना बंद कर दें। ठीक है। जब आपके पास कैश नहीं होगा तो आप रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाएंगे, आप डे टू डे एक्सपेंस पे नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा? आपका बिजनेस स्मूथली नहीं चल पाएगा और हो सकता है आप इंसॉल्वेंट हो जाएं। ठीक है। पर इससे कुछ फ़ायदा भी होने वाला है। वो फ़ायदा क्या होने वाला है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? बढ़ जाएगी। ठीक है। आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। क्यों? जब आप कम अमाउंट रखेंगे, जैसे सपोज आपने 30,000 रुपये ही वर्किंग कैपिटल के रूप में रखा, तो अब सोचो आपको इंटरेस्ट केवल कितना चुकाना है? 30,000 का 10% केवल 3,000 रुपये आपको चुकाना है, तो आपका प्रॉफिट केवल कितने से कम होगा? 3,000 से। जबकि 1 लाख रखते तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, तो प्रॉफिट 10,000 से कम होता। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कम अमाउंट वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक होगा तो आपका कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान होगा, है ना। ओके। तो क्रक्स क्या निकला भाई यहाँ पर? यहाँ पर क्रक्स ये निकला कि अगर आप लिक्विडिटी कम मेंटेन करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक बात है, लेकिन फिर रिस्क भी ज़्यादा रहेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सर करना क्या है? आप कह रहे हो कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखो तो भी प्रॉब्लम, कम रखो तो भी प्रॉब्लम। तो करना क्या है? आपको बैलेंस बनाकर चलना है दोनों में, है ना। जिसे हम ट्रेड ऑफ भी कहते हैं, ट्रेड ऑफ, या फिर अपन बोल सकते हैं बैलेंस, है ना। सो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना हो और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कम ना हो, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। ऐसा भी नहीं कि रिस्क ज़्यादा कर लिया प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, ऐसा भी नहीं कि रिस्क बहुत कम कर लिया तो फिर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना। सो ट्रेड ऑफ और बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, मेंटेन्ड, बैलेंस बनाकर चलना है आपको। किन के बीच में? बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी थ्योरी पोर्शन में पूछा जा सकता है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, रिस्क रिटर्न बैलेंस क्या होता है।
ठीक है, कि रिस्क भी बहुत ज़्यादा ना हो और रिटर्न भी बहुत कम ना हो, दोनों चीज़ें बैलेंस रहें, ठीक ठाक रिस्क रहे, ठीक ठाक ही रिटर्न रहे। ओके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलना चाहिए, है ना। इस बात को अपन क्या बोल सकते हैं कि हमें ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, है ना। ओके, सो ये हो गया आपका क्या कि कितना वर्किंग कैपिटल हमें मेंटेन करके चलना चाहिए, ठीक बात है। ओके, और आगे चलते हैं और अपन अब आ जाते हैं कहाँ पर, अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक बात है। केवल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी लाइफ में भी बहुत काम में आता है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप क्या कर पाएंगे, है ना। एग्जाम तो निकाला जा सकता है पर आप कभी भी वो नहीं सीख पाएंगे जो आपको सच में सीखना चाहिए, है ना। इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनिए कि क्या क्या होता है ना। ओके, सो अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल की अगर अपन बात करें तो वो होती हैं टोटल 3, ठीक बात है, वो होती है टोटल 3। एक सेकेंड, एक तो होती है आपकी एग्रेसिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। दूसरा होता है आपका मॉडरेट अप्रोच, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच। ऐसी 3 अप्रोच होती हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 3 टाइप के लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। कैसे? एग्रेसिव मतलब रिस्क लवर, ऐसे लोग जिन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टर्म ही है ना, ऐसा मत समझना कि मैं मन से बता रहा हूँ। रिस्क लवर मतलब जिन्हें रिस्क से क्या होता है, रिस्क लेना अच्छा लगता है कि यार हम ज़्यादा रिस्क लें क्योंकि हमें ज़्यादा कमाना है, जल्दी अमीर बनना है, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं हम, है ना, ऐसा। सो एग्रेसिव मतलब वो लोग जिन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता है, ठीक है। कंजर्वेटिव मतलब रिस्क एवर्स, जो रिस्क से बचते रहते हैं, जिन्हें रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें रिस्क लेने से डर लगता है ना। और मॉडरेट मतलब दोनों के बीच की सिचुएशन, है ना। तो अपन बोल सकते हैं बिटवीन एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव, ठीक बात है। ओके, अब एग्रेसिव अप्रोच वाले लोग करते क्या है वो अपन जानते हैं। जो एग्रेसिव लोग होते हैं ना वो रिस्क लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम तो वर्किंग कैपिटल बहुत कम मेंटेन करके चलेंगे, हम तो लो वर्किंग कैपिटल रखेंगे। अब इसमें रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि यार कभी भी इंसॉल्वेंट हो जाओगे, भाई रॉ मटेरियल खरीदना है, पैसा है ही नहीं, तो ऐसे तो आपका प्रोडक्शन इंटरप्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे, समझे आप बात को। तो रिस्क लवर या फिर एग्रेसिव अप्रोच वाले क्या करते हैं, कम से कम वर्किंग कैपिटल रखते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कम वर्किंग कैपिटल रखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना, ऐसा वो सोचते हैं। सो लो वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलते हैं, इससे क्या होता है, इनकी जो रिस्क होती है, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है, वो बढ़ जाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई प्रॉफिटेबिलिटी के जब रिस्क आप ज़्यादा लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं इन जनरल तो, है ना। ओके, और कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होगा, ठीक है, अब रिस्क आप लेना ही नहीं चाहते, आपको बहुत डर लगता है, तो आप क्या करेंगे, हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रखेंगे। आपको लगेगा कि यार बहुत सारा कैश रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम रॉ मटेरियल खरीद ना पाएँ, हम लैंडलॉर्ड को रेंट पे ना कर पाएँ, है ना, या हम कोई और डे टू डे एक्सपेंस को ना पूरा कर पाए, है ना, ऐसा कुछ। तो वर्किंग कैपिटल जब आप ज़्यादा रखेंगे तो क्या रहेगा, आपका लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा, इससे क्या होगा, आपकी रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, रिस्क आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हाँ एक नुकसान भी है, और वो क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब रही बात मॉडरेट अप्रोच की, तो इनका क्या है, ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलते हैं, ठीक है। सो यहाँ लिख दे रहा हूँ बैलेंस बनाकर चल रहे हैं आपको बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न के रूप में। दोनों चीज़ें हम क्या रखेंगे, मॉडरेट। रिस्क कितना लेना है, ना हाई ना लो, मॉडरेट रिस्क लेना है। रिटर्न कितना कमाना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट रिटर्न कमाना है, ठीक है। ओके, सो
ये ऐसे देखा जाए तो जैसे अपन ने अभी डिस्कस करा था ना, ये वाला पोर्शन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाले को, है ना, कुछ उसी तरीके की बात हो गई। पर ठीक है, आपको समझाना जरूरी था कि वर्किंग कैपिटल की 3 टाइप की अप्रोच होती हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। एग्रेसिव मतलब जिन्हें रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है, वो कम वर्किंग कैपिटल रखते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं ताकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। कंजर्वेटिव लोग क्या करते हैं, उन्हें रिस्क लेने से बहुत डर लगता है, उन्हें हम रिस्क एवर्स कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रखते हैं ताकि रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी कम रहे, लेकिन इससे नुकसान क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक मॉडरेट वाला जो अप्रोच है वो फॉलो करके चलना चाहिए। ठीक बात है, ओके। इस बात को थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन में ये पूछा जा सकता है। ठीक बात है, तो यहाँ अपन रख देते हैं करंट असेट और फिक्स असेट, ठीक है, और यहाँ पर अपन रख देते हैं आउटपुट, है ना, आउटपुट या सेल्स आप बोल सकते हैं। तो फिक्स असेट की तो हमें बात नहीं करनी है ना, वो तो मैटर ही अलग हो गया। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड एसेट। ठीक बात है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड कैपिटल तो कांस्टेंट है। अब रही बात की करंट असेट मतलब सॉरी वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है। फिक्स असेट तो कांस्टेंट है भाई, हमने 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, अब बात है वर्किंग कैपिटल कितना रखना है। तो देखिए उसको हम कितना रखेंगे, ये हो गया कंजर्वेटिव लोगों का, ठीक है, जो क्या करेंगे, जो बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रखेंगे। ठीक है, ये हो गए कौन से लोग, ये हो गए मॉडरेट वाले, ठीक है, और ये कौन हो गए आपके एग्रेसिव लोग, जो बहुत कम वर्किंग कैपिटल रखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाला ग्राफ क्या बता रहा है, लो वर्किंग कैपिटल। कौन लोग रखते हैं लो वर्किंग कैपिटल, एग्रेसिव अप्रोच वाले लोग, है ना। फिर कंजर्वेटिव मतलब जो सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखते हैं ना, ये सबसे ऊपर उनका ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। तो ये होती है अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलिए और आगे चलते हैं, ठीक है, और अब समझते हैं अपन फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल को, है ना, ये आप लिखते जाइएगा, है ना। अब बात करते हैं अपन फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल की, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो देखिए अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल में हमें पैसा लगाना चाहिए, ज़्यादा या कम, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लाएंगे कहाँ से, है ना, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो ये जो था ये क्या था, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। और अब अपन क्या बात करने वाले हैं, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा हम लाएंगे कहाँ से, कहाँ लगाएंगे वो हमने समझ लिया, कितना लगाना है, ज़्यादा लगाना है मतलब एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करना है, मतलब कम वर्किंग कैपिटल लगाना है, या फिर कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करना है, मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना है ना, या फिर मॉडरेट फॉलो करना है, जो भी है। अब अपन बात करने वाले हैं फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल की, ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से लाना है, शॉर्ट टर्म लोन लेना है या लॉन्ग टर्म लोन लेना है, क्या करना है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही 3 अप्रोच है ना। एक तो होंगे आपके कौन से लोग, एग्रेसिव लोग, ठीक है, एग्रेसिव लोग। दूसरे होंगे भाई मॉडरेट टाइप के अप्रोच फॉलो करने वाले, और तीसरा होगा कंजर्वेटिव टाइप के लोग, ठीक है। एग्रेसिव अप्रोच वाले क्या करते हैं भाई, ये रिस्क लवर होते हैं, इनको रिस्क लेना अच्छा लगता है ना, तो ये रिस्क ज़्यादा लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन होता है उसको कम यूज़ करते हैं। क्या मतलब हुआ सर इसका, देखिए क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो होता है सस्ता, ठीक है, वो होता है थोड़ा सा सस्ता, लो कॉस्ट पर मिल जाता है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव, है ना, महंगा होता है वो। तो ये क्या करते हैं, देखो भाई अगर आप सुनना बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। एक काम करते हैं, अगर एग्रेसिव समझना है तो पहले कंजर्वेटिव समझ लो, शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहले मैं ये समझा देता हूँ, देखना ये क्या, ये कौन से लोग होते हैं जिन्हें रिस्क लेने में डर लगता है ना। तो ये पता है क्या करेंगे, ये लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा लेंगे। क्यों, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म लोन है उसमें क्या होता है, आप आराम से चुका देना पैसा, कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है भाई 5 साल तक हमने कमाया ही नहीं पैसा, अब नहीं कमाया तो कम से कम चुकाने का डर तो नहीं होगा अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया होगा तो, ठीक बात है। तो जो डरने वाले लोग होते हैं ना, वो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा पता है कहाँ से लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन से। लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, अब टेंशन नहीं है,
आराम से चुकाते रहेंगे, है ना। पर इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिस्क ये है कि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन की कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। तो लॉन्ग टर्म लोन से आपने लिया तो आपका रिस्क तो क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक बात है। तो ये क्रक्स आपको समझ में आया कि जो डरने वाले लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन से पैसा ज़्यादा उठाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन का यूज़ क्या करते हैं, वो कम करते हैं। ठीक है, ओके। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा अलग से तो उसमें सब लिखा होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, अपन प्रॉपर देखेंगे कैसे लिखते हैं। अभी तो अपन एक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, है ना। अब एग्रेसिव आप अपने आप समझ जाएंगे। एग्रेसिव लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लोन क्या करेंगे, कम लेंगे। बोले हमको डर नहीं लगता है, हम आराम से चुका देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो शॉर्ट टर्म लोन लेंगे। अब शॉर्ट टर्म लोन से फ़ायदा क्या होगा, शॉर्ट टर्म लोन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होंगे यार, समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन टेंशन क्या है, जल्दी चुकाना पड़ेगा पैसा। अब जल्दी चुकाना पड़ेगा, मान लो गलती से आपके बिजनेस ने पैसा नहीं कमाया, अब चुकाना तो जल्दी है, तो कहाँ से चुकाओगे, समझ रहे हैं आप बात को। सो क्रक्स ये है बेटा कि जो डरने वाले लोग हैं वो लॉन्ग टर्म लोन लेकर ही वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाते हैं ताकि टेंशन ना रहे। ठीक बात है, रिस्क नहीं लेना उनको। इससे नुकसान क्या होता है उनका कि उनका प्रॉफिट कम हो जाता है भाई, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन की कॉस्ट ज़्यादा होती है। और जो एग्रेसिव लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन से पैसा नहीं लेते। क्यों, उन्हें डर ही नहीं लगता, वो तो शॉर्ट टर्म से पैसा लेते हैं, उन्हें डर ही नहीं लगता। अब इसमें रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि यार अगर जल्दी से आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप कैसे चुकाएंगे पैसा जो आपने उधार लिया है, और चुकाना तो जल्दी है क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म का लोन लिया है। सपोज आपने 6 महीने का टाइम लिया है लोन चुकाने के लिए, तो कैसे चुकाएंगे आप, समझे आप बात। पर फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये कि शॉर्ट टर्म लोन की कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होती है तो आपका फ़ायदा ज़्यादा है इसमें, है ना, ऐसा समझ लीजिए आप। और मॉडरेट मतलब दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाकर चलना है, अपन कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ठीक बात है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा सांस लेते जाएं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ें, है ना। हालांकि जब आप कॉपी के पेजेस दोबारा पलटेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत हाई लेवल की बात अपन ने नहीं करी है ना। ओके, चलिए तो और आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अच्छा अपन एक थोड़ी सी जनरल बात करते हैं। आप बताइए वर्किंग कैपिटल क्या सबके लिए एक जैसा रखना पड़ता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका नेचर ऑफ इंडस्ट्री। मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़े, जबकि आप ट्रेडिंग का करते हैं तो हो सकता है आपको कम रखना पड़े, है ना। फिर जैसे कि आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, हो सकता है आप सर्विस देने का काम करें तो आपको वर्किंग कैपिटल कम रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो आप कोचिंग चलाते हैं तो कोचिंग में क्या सिस्टम चलता है कि पैसा पहले ही मिल जाता है तो आपके डेटर नहीं होंगे भाई। वर्किंग कैपिटल जब भी मैं बोलूँ तो समझ जाना, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट और करंट लायबिलिटी माइनस करना है। तो करंट असेट में सब कुछ आता है ना, स्टॉक, कैश, डेटर्स, है ना। ये सब में से कुछ भी ज़्यादा रखोगे मतलब आप वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रख रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ कैश ज़्यादा रख रहा हूँ मतलब मैं वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रख रहा हूँ, स्टॉक ज़्यादा रख रहा हूँ मतलब मैं वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रख रहा हूँ, है ना। सो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा या कम ये डिपेंड करता है बहुत सारी फैक्टर्स पर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो आपको स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टॉक रखना ही नहीं पड़ेगा और पेमेंट पहले ही मिल जाता है तो आपके डेटर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल कम रखनी पड़ेगी, है ना, ऐसा कुछ हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैं कहूँ कि आपके पेरिसेबल गुड्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो उस केस में आपको स्टॉक कम रखना पड़ेगा, तो आपकी कम रखना चाहिए नहीं तो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो वो वर्किंग कैपिटल उस केस में कम हो गई। और अगर आपका ड्यूरेबल गुड्स का मतलब ड्यूरेबल गुड्स में आप डील करते हैं तो उस केस में क्या है, आप ज़्यादा भी रख सकते क्योंकि कौन सा उसमें ख़राब होना है ना। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सपोज जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिख देता हूँ, है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, तो जैसे मैंने फर्स्ट बोला नेचर ऑफ बिजनेस आपका कौन सा है, नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है ना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं पर ठीक है मैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दो फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका ट्रेडिंग है ना, या फिर आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ट्रेडिंग में आपको क्या है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी, स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ना तो स्टॉक रखना पड़ता है और नॉर्मली उधारी भी नहीं चलता, मतलब डेटर भी अपने कम होंगे, है ना। तो इस केस में वर्किंग कैपिटल आपको कम रखना पड़ेगा। फिर मैंने बताया नेचर ऑफ गुड्स, है ना, नेचर ऑफ गुड्स। इसमें मैंने क्या बताया है कि भाई अगर आप पेरिसेबल गुड्स में डील करते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, है ना, तो उसमें आप स्टॉक ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते हैं।
तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल क्या मतलब स्टॉक कम रखेंगे, मतलब वर्किंग कैपिटल भी आप कम ही रख रहे हैं, है ना। फिर अगर आप ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं तो ड्यूरेबल गुड्स के केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो आप ज़्यादा रख मतलब स्टॉक ज़्यादा रखेंगे आप, क्योंकि वो थोड़ी ना ख़राब होना है ना। तो आप एक बार ला के रख लेते ताकि बार बार लाने का खर्चा ना हो, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा हो सकती है ना। सो वर्किंग कैपिटल कितना रखना है ये डिपेंड भी करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, है ना। ओके चलिए अब अपन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जिससे अपन ने जो अभी तक पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ सके, है ना। बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना इन सारी चीज़ों को, है ना। ओके अच्छा, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा कुछ और भी बताना चाहता हूँ। वो ये है, जैसे आप देखिए एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, एक सेकंड रुकना, हाँ, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर आप 3 तरह के डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। एक तो लेते हैं आप फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजंस। फिर दूसरा आप लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। और तीसरा आप लेते हैं डिविडेंड डिसीजंस, है ना। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, है ना। ठीक है, मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता था कि कहाँ से पैसा लाना है, बिजनेस चलेगा कैसे, पैसा कहाँ से लाएं, फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा लगाना कहाँ है ना। डिविडेंड डिसीजन मतलब आपने प्रॉफिट तो कमा लिया, अब उसको कितना बांटना है, कितना नहीं बांटना है, बांटना भी है नहीं बांटना है ना, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है ना, इस टाइप की बात है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी देखो 2 टाइप की बातें हैं, एक तो फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट की बातें हैं और दूसरा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की बातें हैं। फिक्स असेट में मतलब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात है एक तरीके से, है ना। तो वो जो है वो अपन कहाँ पढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग में, है ना। कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम का एक टॉपिक है जहाँ पर अपन ये डिस्कस करते हैं। और वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये अपन इसी चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, ठीक बात है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कहाँ स्टैंड करता है। तो जो एक फाइनेंशियल मैनेजर होगा ना, उसको ये डिसीजन लेना होता है कि यार अगर जो पैसा हमने लाया है वो कहाँ लगाना है, फिक्स असेट में लगाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं जो हेल्प करती हैं। और ये चैप्टर बताएगा उसे फाइनेंशियल मैनेजर को कि वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करना है, कितना अमाउंट वर्किंग कैपिटल के रूप में रखना है, कैसे वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाएगा, है ना। ये सब बातें यहाँ हम पढ़ते हैं, ठीक बात है। ओके, तो ये केवल इसलिए बताया कि आपको एक थोड़ा सा समझ में आए कि कहाँ स्टैंड करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना। ओके, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब अपन आ जाते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन पर। तो देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चंस फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही, और आरटीपी में भी ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो मतलब एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए आप, ये आरटीपी नवंबर 18 मई 19, है ना। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चन से हम अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएंगे और एग्जाम के लिए भी ये काम के हो सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, सेल्स है आपकी 20 लाख, ठीक है। ईबीआईटी है आपका 2 लाख, ठीक है। फिक्स्ड असेट है आपका 5 लाख, ठीक है। द 3 पॉसिबल करंट असेट होल्डिंग्स ऑफ द फर्म्स आर 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। ये तीन करंट असेट क्यों बताई हैं, ये इसलिए बताई हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ एग्रेसिव वाले होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं जो कम मतलब जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रखते हैं, ठीक है, और कुछ मॉडरेट वाले होते हैं, ओके, ठीक है। इट इज़ एज्यूम्ड दैट फिक्स्ड असेट लेवल इज कांस्टेंट। फिक्स असेट को कांस्टेंट माना है क्योंकि हम उसका डिस्कशन थोड़ी ना करना है, ये चैप्टर फिक्स असेट का थोड़ी ना है ना, वो तो अलग से है कैपिटल बस्टिंग, है ना। फिर लिखा है प्रॉफिट्स डू नॉट वेरी विथ करंट असेट लेवल। प्रॉफिट्स इनका मानना है कि हर केस में सेम रहेंगे, करंट असेट से वेरी नहीं करेंगे, है ना। तो प्रॉफिट्स यही के ही रहेंगे, 2 लाख के 2 लाख, है ना। आपसे बोला है सो, ये गलत लिख गया है, सो लिख गया है, ये सो है यहाँ पर, है ना। सो द इफेक्ट ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव करंट असेट पॉलिसीज, ठीक है। आपको करंट असेट पॉलिसी होती है ना 3 टाइप की, कौन कौन सी, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव। इन तीनों पॉलिसीज़ का इफेक्ट बताना है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये सब तो अभी मैंने समझाया ही नहीं है, फिर ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ। तो ये समझ लो एक तरीके के एग्जाम्पल हैं जिनसे मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा, है ना। ठीक है, सुनिएगा, देखिए। अच्छा, क्वेश्चंस आप सामने रख लीजिए। क्वेश्चन आप सामने रखेंगे तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको, ठीक है। बार बार क्वेश्चन देखने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो मैंने अपने सामने क्वेश्चन रख लिया है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं अपन 3 पॉलिसी है। एक तो है कंजर्वेटिव, ठीक है, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है आपका एग्रेसिव। ठीक बात है, ओके। अब हम जो जो एलिमेंट्स या आइटम्स गिवन है उनको लिखते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या गिवन है भाई, आपका करंट असेट गिवन है, ठीक है। लो आप भी देखते जाना, करंट असेट कितना है। करंट असेट 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तो जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो 5 लाख सबसे ज़्यादा रखेंगे, है ना, 5 लाख, मॉडरेट वाले 4 लाख और एग्रेसिव वाले 3 लाख। ये बहुत कम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रखते हैं या करंट असेट रखते हैं, ठीक है। फिर आपका फिक्स असेट 5 लाख है और हर केस में 5 लाख ही लेना है, ऐसा उन्होंने कहा था। देखो कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ रख देता हूँ फिक्स्ड एसेट कितना रखना है भाई, 5 लाख, है ना। तो 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख, ओके, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका टोटल एसेट कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख, यहाँ पर हो जाएगा 9 लैक्स और यहाँ पर हो जाएगा 8 लैक्स, ओके, ठीक है। फिर अपन लिख देते हैं EBIT मतलब प्रॉफिट्स। वो कितने कितने के बन थे, 2 लाख, है ना, और सभी में 2 लाख ही रहना, ऐसा उन्होंने कहा था, है ना। उन्होंने कहा था कि करंट असेट के लेवल से, मतलब करंट असेट के चेंज होने से प्रॉफिट चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। तो वही लिख देते हैं जितना गिवन है, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ओके, ठीक है। और आगे चलते हैं और अब देखते हैं अपन रिटर्न ऑन। ध्यान से अब जो लिखने वाला हूँ उस पर ध्यान देना, है ना। ब्लैक से लिख देता हूँ, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ठीक है। आपने टोटल एसेट पर कितना रिटर्न कमाया है ना। तो रिटर्न का यहाँ पर मतलब क्या है, EBIT, है ना। देखो रेशियोज की बात करें, रिटर्न ऑन टोटल एसेट एक रेशियो है। तो रेशियोज में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक रेशियो ही सही है ना, रेशियोज रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं, है ना। तो अपन ने रेशियो एनालिसिस पढ़ा भी है, वहाँ पर अपन ने इस बारे में कई बार बात की है कि रेशियोज कई बार चेंज हो जाते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेशियो को यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई रेशियो में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, बताइए क्या सही है। इसमें सही गलत की बात थोड़ी ना है, इसमें कि आपको जो लेना है वो सही है। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला परसेंटेज चेक करना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला परसेंटेज चेक करना है तो वो ले लीजिए, है ना, ऐसा। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन टोटल एसेट का मतलब है EBIT, यहाँ लिख देता हूँ EBIT अपॉन टोटल एसेट, मतलब टोटल एसेट लगाकर आपने क्या रिटर्न कमाया, है ना। और ये लॉजिकल भी है। लॉजिकल कैसे है, देखिए आप टोटल एसेट में जो भी पैसा लगता है वो कहाँ से आता है। जैसे आपकी ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एक होता है लाइबिलिटी वाला साइड, एक होता है असेट वाला साइड, है ना। पैसा कहाँ से आता है, इस साइड से आता है ना। इधर पैसा आता है और फिर असेट में आप लगाते हैं इस पैसे को, है ना। तो इसका मतलब असेट जो आती हैं वो लॉन्ग टर्म डेट से भी हो सकती है और इक्विटी से भी हो सकती है, मतलब लोन से भी हो सकती है और इक्विटी से भी हो सकती है ना। तो मतलब असेट घर के पैसे से भी खरीदी जा सकती हैं और उधार लेकर भी खरीदी जा सकती हैं, ठीक बात है। तो सिंस टोटल असेट में दोनों का पैसा लगा हुआ है तो प्रॉफिट भी कौन सा लेना अच्छा होगा, जो दोनों का प्रॉफिट हो। अब देखिए EBIT में इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो है वो किसका हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन या फिर जो जिनसे भी हमने उधार लिया है उनको हम पेमेंट कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट है वो लोन का प्रॉफिट हो गया, है ना, वो लोन वालों के लिए हम दे देंगे, और जो बचा हुआ है वो किसके लिए, इक्विटी वालों के लिए, है ना। सो EBIT में दोनों का प्रॉफिट आ जाता है, उधार देने वालों का भी और घर वालों का भी, मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स का वालों का, मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स वालों का भी, है ना। अगर आप EBIT की जगह पैट रखते हैं तो ये थोड़ा सा गलत है, वो अलग बात है कि किताबें कई बार इसे यूज़ कर लेती हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, केवल किसको मिलेगा, ये तो केवल इक्विटी का हो गया ना, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप कभी लोन थोड़ी चुकाते हो, लोन का इंटरेस्ट थोड़ी ना चुकाते हो, इंटरेस्ट तो पहले ही चुका दिया ना। EBIT माइनस इंटरेस्ट तो EBT आता है, EBT माइनस टैक्स तो EAT आता है ना। तो थोड़ा सा ये जो है थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल है, पर रेशियो एनालिसिस में कई बार EBIT की जगह पैट भी यूज़ करते हैं ना, और एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर कई बार हमें ये भी यूज़ करना पड़ जाता है, क्या कर सकते हैं, है ना। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। रिटर्न ऑन टोटल एसेट मतलब EBIT अपॉन टोटल एसेट, ओके। अब देखिए आप EBIT कितना है भाई, EBIT है 2 लाख, ठीक है ना। और एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ, है ना। EBIT है आपका 2 लाख और टोटल एसेट है आपका 10 लाख। तो 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना आएगा,
20% आएगा, ठीक है। फिर 2 लाख अपॉन 9 लैक्स कितना आएगा, ये आएगा आपका 22.22%, है ना। और 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, ये आएगा 25%। सर ये सब क्यों बता रहे हो, अब सुनना ध्यान से। देखो आप, प्रॉफिट किसको ज़्यादा होना चाहिए, अपन ने क्या पढ़ा था, एग्रेसिव अप्रोच वालों को प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, है ना, तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, है ना। रिस्क कैसी ज़्यादा ली, उन्होंने वर्किंग कैपिटल कम मेंटेन करी है, तो रिस्क है यार, इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं आप, आपका बिजनेस ढंग से नहीं चल पाएगा। पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो देखो प्रॉफिट का परसेंटेज किसका ज़्यादा दिख रहा है, एग्रेसिव वालों का। कंजर्वेटिव वालों ने करंट एसेट में ज़्यादा पैसा ब्लॉक करके रखा है, इसलिए उनका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है ना। मॉडरेट वालों का ठीक ठाक है, ये बीच में रहते हैं, इनके लिए सबसे अच्छी बात है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है यार, रिटर्न तो सब जगह 2 लाख ही है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ 10 लाख पर 2 लाख कमाया तो 20% ही कमा पाए, यहाँ पर 9 लाख पर 2 लाख कमा लिया, यहाँ पर 8 लाख पर ही 2 लाख कमा लिया, तो इसलिए रिटर्न का परसेंटेज आपको ज़्यादा दिख रहा है ना। ओके, सो सिंपल शब्दों में ये समझाना चाहता हूँ कि एग्रेसिव अप्रोच में प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज ज़्यादा होता है नॉर्मली, है ना, या होना चाहिए, और कंजर्वेटिव अप्रोच में प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज कम होता है। मॉडरेट में तो ठीक है, बीच की बात हो गई, है ना, ठीक है। एक और बात यहाँ लिख देता हूँ, करंट असेट टू फिक्स असेट रेशियो, ठीक है। तो करंट असेट टू फिक्स असेट मतलब करंट असेट डिवाइड बाय फिक्स असेट। करंट असेट कितना है भाई 5 लाख, और डिवाइड बाय फिक्स असेट कितना है 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ लिखना है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है करंट असेट डिवाइड बाय फिक्स असेट, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख आ जाएगा 1 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये आ जाएगा 0.8 टाइम्स, है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये आ जाएगा आपका 60%, ओके, ठीक है। तो आप देखिए फिक्स असेट तो हमने 5 लाख ही लगाया है, अब फिक्स असेट के साथ में हमने कितना करंट एसेट लगाया है ये भी कई बार देखना होता है। जो लोग डरते हैं वो ज़्यादा लगाते हैं। एक आया इसका मतलब क्या है, जितना आपने फिक्स रेट में पैसा लगाया है उतना ही आपने करंट एसेट में लगाया, मतलब आप इतना डरते हैं कि 5 लाख का प्लांट एंड मशीन खरीदा और 5 लाख का अलग से कैश रख लिया कि यार नहीं यार हमारा बिजनेस ढंग से चलना चाहिए, इतना डरते हैं आप, है ना। यहाँ पर 0.6 आ रहा है, मतलब आपने 5 लाख का फिक्स रेट खरीदा है और केवल 3 लाख का ही वर्किंग कैपिटल रखा है ना, मतलब आपको डर नहीं लगता है ना, ऐसा। तो ये भी हम निकाल देते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ ये सब, है ना। ओके, सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 1, ओके। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये आरटीपी नवंबर 18 में पूछा गया है और मे 19 एग्जाम में भी, सॉरी मे 19 आरटीपी में भी पूछा गया है। अच्छा देखो मैंने यहाँ पर ईटी लिखा है एग्जाम टाइम, तो मैंने ना पहले से ही लिख दिया है क्वेश्चन में एग्जाम टाइम। ये क्वेश्चन में एग्जाम टाइम लिखने का मतलब ये है कि अभी तो अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी तो अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, पर एग्जाम के पहले हम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको वो क्वेश्चन करने जिन पर मैं एग्जाम टाइम लिख रहा हूँ, है ना। एग्जाम टाइम में उन क्वेश्चन पर लिखूंगा जो या तो डिफिकल्ट हैं या फिर एग्जाम में रिपीटेटिव फॉर्म में आए हुए हैं, है ना। ऐसा बहुत ध्यान से सोच समझ कर ही लिखा गया है ना, जो भी लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सांस लेते रहिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं ना, आपके हाथ में सब कुछ है। चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर, A company is considering its working capital investment and financial policies for the next year। ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं और फाइनेंशिंग मतलब फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाना है ये भी उनका प्लान चल रहा है, इस बारे में भी वो सोच रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा किधर से लाना है वो भी वो सोच रहे हैं ना, मतलब लॉन्ग टर्म लोन से लाना है कि शॉर्ट टर्म लोन से, वो भी लाना है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग देगा, है ना, जो भी थ्योरी हमने पढ़ा है वो पूरा यहाँ पर यूज हो जाएगा, है ना। एस्टिमेटेड फिक्स्ड एसेट एंड करंट लायबिलिटी फॉर द नेक्स्ट ईयर आर, फिक्स्ड एसेट कितना है 2.6 करोड़, ओके, और करंट लायबिलिटी कितना है 2.34 करोड़, ओके। फिर क्या लिखा है, एस्टिमेटेड सेल्स एंड ईबीआईटी, ध्यान से, है ना, एस्टिमेटेड सेल्स एंड ईबीआईटी डिपेंड ऑन करंट असेट इन्वेस्टमेंट। इनका कहना है कि सेल्स जो है और जो आपका ईबीआईटी वो करंट असेट के इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, जबकि लास्ट क्वेश्चन में लिखा था नहीं करता। ठीक है, ज़्यादा लॉजिकल क्या है सर, मेरे हिसाब से तो करता है। देखो यार, अगर आप करंट असेट में ज़्यादा पैसा रखेंगे आपका बिजनेस अच्छे से ऑपरेट करेगा, अच्छे से ऑपरेट करेगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो आप ज़्यादा सेल कर पाएंगे, तो फिर आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं, है ना। खैर क्वेश्चन ने जो बोला हमें तो वही मानना पड़ेगा, है ना।
सो एस्टिमेटेड सेल्स एंड EBIT डिपेंड ऑन करंट असेट इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली इन्वेंट्री एंड बुक डेट। मतलब डेटर्स और इन्वेंट्री तो मेनली इसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। फिर क्या लिखा है, द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी इज एग्जामिनिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो अलग अलग पॉलिसीज़ को एग्जामिन कर रहा है। देखिए भाई क्या दिया है, या तो कंजर्वेटिव पॉलिसी, अगर कंजर्वेटिव पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हम करंट असेट में 4.5 करोड़ रुपीस लगाएंगे, है ना। मॉडरेट फॉलो करेंगे तो 3.9 करोड़ लगाएंगे, एग्रेसिव फॉलो करेंगे तो 2.6 करोड़ लगाएंगे, है ना। और अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमारा सेल्स देखिए सबसे ज़्यादा है, मॉडरेट में थोड़ा और कम हो जाएगा, एग्रेसिव में थोड़ा और कम हो जाएगा, है ना। EBIT 1.23 करोड़ है कंजर्वेटिव अप्रोच में, मॉडरेट में 1.15 है और एग्रेसिव में 1 है, ठीक है, ओके। आफ्टर evaluating the working capital policy, the financial controller has advised the adoption of moderate working capital policy, okay। सो उसने क्या करा है, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को क्या करा है, उसने इवेल्युएट कर लिया सारी पॉलिसीज़ को, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव सब कुछ समझा, और उसने फाइनली क्या डिसाइड करा है कि वो मॉडरेट वाली पॉलिसी को सेलेक्ट करता है, ठीक है। द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स फॉर फाइनेंसिंग। अभी आपने ये डिसाइड कर लिया कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाना है, उसके लिए आपने मॉडरेट अप्रोच फॉलो कर लिया, मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप 3.9 करोड़ रुपीस करंट असेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब ये सोचना है कि ये कहाँ से लाया जाए, लॉन्ग टर्म लोन से या शॉर्ट टर्म लोन से, ऐसा उन्होंने बताया है। द कंपनी विल यूज 2.5 करोड़ ऑफ द इक्विटी फंड। अच्छा, इक्विटी कितना लगाना है, 2.5 करोड़ लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सारी बातें हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 35%। द कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट। फाइनेंसिंग पॉलिसी देखिए आप भाई, कंजर्वेटिव अप्रोच होगी तो क्या करेंगे हम, कंजर्वेटिव अप्रोच वाले क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट से ज़्यादा पैसा लेते हैं, हमको डर लगता है हम आराम से पैसा चुका पाएंगे, जल्दी हमसे चुकाना नहीं हो पाएगा, तो हमने लॉन्ग टर्म डेट से ज़्यादा लिया है, शॉर्ट टर्म से कम ही लिया है ना। एग्रेसिव वालों ने क्या करा है, लॉन्ग टर्म लोन से बहुत कम पैसा लिया है, शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लिया है, रिस्क लिया है, देखा जाएगा जो होगा, ऐसा है ना। मॉडरेट वाले ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म से 0.66 और शॉर्ट टर्म से 1, मतलब ठीक है, एक बीच वाली सिचुएशन बैलेंस बनाकर चला है। अच्छा, जब आप लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म का रहेगा 12% और लॉन्ग टर्म का रहेगा 16%। मैंने कहा था लॉन्ग टर्म लोन महंगा पड़ता है, तो उन्होंने रेट भी क्या दी है, ज़्यादा दी है, तो लॉन्ग टर्म से पैसा उठाएंगे तो महंगा पड़ेगा, है ना। पर ठीक है, आप रिलैक्स रहेंगे, आराम से चुकाना है पैसा, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है ना। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी फॉलोइंग। आपको क्या क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी। देखिए अभी फाइनेंसिंग की बात नहीं करनी, ध्यान से, अभी वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की बात नहीं करनी है, अभी बात करनी है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या बताना है तीनों पॉलिसी के लिए, फॉर ईच पॉलिसी क्या क्या बताना है आपको, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी बताना है हर केस में, रेट ऑफ रिटर्न मतलब वही आपका EBIT अपॉन टोटल असेट बताना है आपको, ठीक है, और करंट रेशियो मतलब करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी बतानी है। तो आपको सब तो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये कोई बड़ी बात है कि अपन ये 3 चीज़ें निकाल नहीं पाएंगे, है ना, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, है ना। तो अब मैं जो फॉर्मेट कर बनाऊंगा, आपको हो सकता है वो थोड़ा बोरिंग सा लगे या ऐसा लगे कि यार कितना कैसा लिख रहा हूँ मैं, पर ठीक है, आप रिलैक्स रहिए, आप बस ऐसा सोचिए कि आपको ये 3 चीज़ें चाहिए, है ना। ये 3 चीज़ें तो आप बिना किसी फॉर्मेट के भी बना ही सकते हैं, ठीक है, पर ठीक है, आप देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, है ना। उसके बाद अपन करेंगे सेकंड पॉइंट की बात, अभी तो बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट की, ओके। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 2, ओके, और इसमें अपन बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 की, ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 की। तो यहाँ लिख देते हैं अपन कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका मॉडरेट और यहाँ पर आ जाएगा आपका एग्रेसिव, ओके, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं करंट असेट और फिक्स्ड असेट। फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन ने यही लिखा था, है ना। कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस ये दिमाग में रखो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। आपको कैलकुलेट करना है ये 3 चीज़ें, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न और करंट रेशियो। कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं है। करंट असेट क्या दिया था भाई, कंजर्वेटिव में कितना दिया था, आप क्वेश्चन ओपन कर लीजिए अलग से तो अच्छा हो जाएगा, है ना। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा दिखाते भी जा रहा हूँ, 4.5, 3.9 और 2.6, है ना।
4.5 करोड़, 3.9 करोड़ और 2.6 करोड़। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4.5, 3.9 और 2.6 करोड़। ओके, फिक्स्ड एसेट कितना कहा था इन्होंने? फिक्स्ड एसेट इन्होंने कहा था, किधर गया किधर गया किधर गया फिक्स्ड एसेट, ये रहा 2.6 करोड़, है ना। तो लिख देता हूँ 2.6 करोड़, 2.6 करोड़ और 2.6 करोड़, क्योंकि ये सभी में सेम रखना था, है ना। ओके, इनको क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। ओके, तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 7.1 करोड़, है ना। यहाँ पर आ जाएगा 6.5 करोड़ और यहाँ पर आ जाएगा 5.2 करोड़। ओके, ये हो गया आपका टोटल असेट। यहाँ पर लिख देता हूँ 1, यहाँ पर लिख देता हूँ 2, यहाँ पर लिख देता हूँ 3। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितना है भाई? देखो अभी मैंने क्या किसका गेम ओवर कर लिया, टोटल असेट का, है ना। अब मैं टोटल लायबिलिटीज लिखूंगा, है ना। लायबिलिटी साइड ऐसा समझ लो बैलेंस शीट जैसा होता है ना। असेट साइड में करंट असेट और फिक्स असेट होता है, लायबिलिटी साइड में क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन और इक्विटी, है ना। ये 3 चीज़ें होती हैं। याद है आपको बैलेंस शीट ऐसी कुछ बनती है, अपन एफएम में बार बार ऐसी बनाते हैं। यहाँ आता है करंट असेट, यहाँ आता है फिक्स असेट, यहाँ आता है करंट असेट। ठीक है, यहाँ पर आता है आपका इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, और यहाँ पर आता है लॉन्ग टर्म लोन, और यहाँ पर आता है शॉर्ट टर्म लोन। ऐसे ही बनता है ना। तो ये वाला पोर्शन मैंने पहले लिख दिया, इनका टोटल कर दिया। अभी मैं ये तीनों लिखूंगा, ठीक है, ऐसे। तो फॉर्मेट से डरने का नहीं, है ना। और सबसे अच्छा तरीका है मेरे करने के बाद आपको खुद से पूरा क्वेश्चन बनाना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ पाए, है ना। ओके, तो करंट लायबिलिटी कितना कितना बोला था उन्होंने? करंट लायबिलिटी उन्होंने बोला था भाई 2.34 करोड़ हर केस में। 2.34 और 2.34। ठीक है, इसको नाम देते हैं अपन 4। ठीक बात है। ओके, अब समझिए, अभी सिंस अपन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, ध्यान से, अभी अपन बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की। तो अभी अपन को फाइनेंसिंग वाले पोर्शन से मतलब नहीं है, मतलब इधर से जो शुरू हुआ है वो फाइनेंसिंग के लिए शुरू हो गया था, है ना। तो हमें उससे मतलब नहीं है, अभी तो हम केवल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। तो ऐसा समझिए कि अगर मैं क्या करूँ, टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी हटा दूँ तो मेरा इक्विटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सोचकर बोलिए आप, है ना। इक्विटी या फिर नेटवर्थ भी आप इसे बुला सकते हैं। कितना आ जाएगा? 7.1 माइनस 2.34 कितना आ जाएगा? ये 4.76 करोड़। ठीक है, और ये आ जाएगा 4.16 करोड़ और ये आ जाएगा 2.86 करोड़। ओके, तो ये हो गया आपका इक्विटी। स्पेलिंग गलत लग गया है इक्विटी का, पर ठीक है, क्या ही है वो तो, है ना। ओके, सो इक्विटी 4.76 करोड़, 4.16 और 2.86 करोड़। ये कैसे आए समझने की कोशिश करिए। ये बैलेंस शीट है, इसमें आपका असेट साइड का टोटल है वो आ रहा है 7.1 करोड़। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड में आपको करंट लायबिलिटी पता है कितना है, ये है आपका 2.34 करोड़। तो बाकी जो बचा इक्विटी तो हुआ, वो बैलेंस फिगर वही तो आएगा, बताइए आप, है ना। ये निकल जाएगा अपने आप, क्योंकि टोटल तो बैलेंस शीट का इक्वल ही होता है ना। तो इस तरीके से इसे मैंने लिखा है। सर वो क्वेश्चन में तो बताया था शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, वो सब आपने क्यों नहीं लिया? अरे बेटा, वो तो तब आएगा जब अपन फाइनेंसिंग की बात करेंगे, जबकि अपन अभी तो पहली रिक्वायरमेंट ही कर रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट को केवल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात करनी है ना। फाइनेंसिंग वाले ऑप्शन हमें देखनी नहीं कि कहाँ से आया पैसा। अपन तो ये मान के चल रहे कि करंट लायबिलिटी 2.3 करोड़ है, मतलब बाकी का इक्विटी होगा, है ना। अभी फाइनेंसिंग की कोई बात हमें नहीं करनी, वो वाला पैराग्राफ ही हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो बातें हैं ये फाइनेंसिंग के बारे में उन्होंने बताई हैं, है ना। ये लिखा है, देखो आप, एडवाइस उन्होंने मॉडरेट को चुना है और फिर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। देखो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सब बातें अलग हैं। अभी तो यहाँ तक की अपन को बातें करनी थी, है ना। ओके, चलो और आगे चलते हैं। इक्विटी का स्पेलिंग सही कर ही दूँ यार, है ना, ऑड सा लग रहा है मुझे। ओके, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी आ गया आपका, इसको नाम देता हूँ मैं 5, है ना। अब बताइए आपकी टोटल लायबिलिटीज़ कितनी आ जाएंगी? ज़रूरत नहीं पर फिर भी लिख रहा हूँ, है ना। तो टोटल लायबिलिटीज़ कैसे आ जाएंगी? या 4 और 5 को ऐड करेंगे, है ना। देखो ना, इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल लायबिलिटीज़ नहीं आ जाएगा, है ना। यही तो है लायबिलिटी साइड। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज़। कितना आ जाएगा ये?
ये आ जाएगा आपका, वही आएगा 7.1 ही आएगा ना, ऑब्वियसली टोटल असेट के बराबर ही आएगा 7.1 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 6.5 करोड़ है ना, इन दोनों को ऐड करने पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5.2 करोड़। ऑब्वियसली वो तो टोटल असेट के बराबर ही टोटल लायबिलिटी आएगा, है ना। आपको और लग रहा हो तो आप इस लाइन को हटा दीजिए तो ईजी हो जाएगा, है ना। देखना, इसको ध्यान से देखना, ये आपका टोटल असेट हो गया, ये आपका टोटल लायबिलिटी हो गया, बराबर है दोनों, है ना। टोटल लायबिलिटी को निकाला कैसे है, ये देखो दिखा दिया, करंट लायबिलिटी और इक्विटी को ऐड करके। करंट लायबिलिटी गिवन था, हमने क्या करा, टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी घटा दिया तो इक्विटी आ गया, है ना। तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है ना। ओके, और आगे मूव करते हैं। सर ये सब आप क्यों कर रहे हो बताइए। पता है, ये सब करने के बाद जब मैं आपको वो तीनों चीज़ें जो पूछी हैं, कौन कौन सी, ये तीनों बातें बहुत आसानी से अपन निकाल पाएंगे, है ना। बाकी आप डायरेक्ट भी करेंगे ना, कि जैसे आप कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन चाहिए और आपको करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी चाहिए, तो ठीक है यार, आपको तीनों पॉलिसी का करंट असेट लिख लेना है, तीनों पॉलिसी में करंट लायबिलिटी तो सेम ही है, तो लो करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, हो गया, है ना। पर ठीक है, अभी फॉर्मेट इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक है अपन कुछ तो सीखें कि सिस्टमेटिक लिखें चीज़ों को, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे अपन बात करते हैं। और क्या गिवन है भाई, आपका EBIT गिवन है। EBIT कितना कितना गिवन है हर केस में, EBIT ये रहा 1.23, 1.15, 1.23, 1.15 और शायद 1 दिया था, है ना। ओके, तो ये तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो थी वो क्या थी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी, नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताइए बताइए जल्दी से। करंट असेट कौन सी पॉइंट में लिखी है, जल्दी से बताइए मुझे। करंट असेट लिखी है फर्स्ट पॉइंट में, करंट लायबिलिटी लिखे हैं 4th पॉइंट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 4, ऐसा दिखा दिया अपन ने। ठीक है, आप चाहें तो ये ना भी लिखें, केवल इतना लिख दें 1 माइनस 4 करके, है ना। यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, आपकी किताब ने ऐसे ही लिखा है 1 माइनस 4, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। ये करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, 4.5 माइनस 2.34 कितना आएगा, जल्दी से बताइए मुझे। कैलकुलेटर साथ में रख कर चलिए, ये आ जाएगा आपका 2.16। ठीक है, ऐसे ही सेकंड केस में कितना आ जाएगा, करंट असेट 3.9, करंट लायबिलिटी 2.34, कितना आ जाएगा 1.56। ओके, और इसमें कितना आ जाएगा 2.6 माइनस 2.34, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.26। ठीक है सर, ये क्या बता रहा है, सिंपल यार। देखो आप कंजर्वेटिव अप्रोच में आपका वर्किंग कैपिटल सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मॉडरेट में बीच में दिख रहा है, और एग्रेसिव में सबसे कम वर्किंग कैपिटल दिख रहा है ना। तो यही तो बताना, अपन यही तो दिखा रहे हैं कि यार वर्किंग कैपिटल किस में ज़्यादा रखा किस में कम रखा। तो करंट असेट करंट लायबिलिटी का यूज़ करके हमने उनको दिखा दिया है कि देखो नेट वर्किंग कैपिटल कंजर्वेटिव वाले ज़्यादा रखते हैं और एग्रेसिव वाले कम रखते हैं, है ना। सर ये क्या ही बात हुई, ये तो हम जानते थे। हाँ तो भी ठीक है, पूछा है प्रैक्टिकल पोर्शन बता देते हैं उनको, है ना। फिर बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की। ठीक है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, तो रिटर्न ऑन, सॉरी इसको ओपन करते हैं, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो EBIT अपॉन टोटल एसेट, तो ये रहा आपका EBIT को अपन नंबर दे देते हैं। देखना, आपका फर्स्ट था करंट एसेट, सेकंड था फिक्स्ड एसेट, थर्ड टोटल एसेट, करंट लायबिलिटी 4th पर था, इक्विटी 5th पर था, इसको दे देते हैं 6th। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जो 6 नंबर है उसको डिवाइड करना है टोटल एसेट से, है ना। ये 6 नंबर हो गया, EBIT टोटल एसेट कितना है, 3rd नंबर पर है, तो डिवाइड बाय कर देते हैं 3। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3, सो 1.23 डिवाइड बाय टोटल एसेट कितना है 7.1 इंटू 100 कर दीजिए, तो रेट निकल जाएगा। कितना आएगा बताइए जल्दी से, कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 17.3%। ठीक है, और यहाँ आएगा आपका 17.7%, यहाँ आएगा 19.2%, है ना। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। अब बताइए, वर्किंग कैपिटल सबसे कम जिसने रखा था उसने सबसे ज़्यादा रिस्क ली थी इंसॉल्वेंसी की, तो उसका रिटर्न भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। जिसने सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखी थी उसने रिस्क कम लिया था, इसलिए उसका रिटर्न का परसेंटेज भी क्या है, कम है। ओके, अब आते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट पर। थर्ड रिक्वायरमेंट में हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो।
करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट है 1 में और करंट लाइबिलिटी है 4 में, तो 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 को ऐसा लिखना है, ठीक है। तो कर देते हैं, कितना कितना करना है भाई, करंट असेट 4.5 करोड़ डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी 2.3 करोड़, कितना आएगा जल्दी से बताइए। ये आएगा 1.92, फिर ये आएगा 1.67 और ये आएगा 1.11। बताइए सबसे ज़्यादा करंट रेशियो किस में आ रहा है, कंजर्वेटिव वाले लोग, ठीक है। ये 1.92 का मतलब जानते हैं आप, अगर हमारा करंट लाइबिलिटी 1 होता है तो हम 1.92 करंट एसेट मेंटेन करके चलते हैं। हम इतना डरते हैं कि करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा करंट एसेट मेंटेन करके चलते हैं। और जबकि इधर क्या हो रहा है देखिए आप, अगर हमारा करंट लाइबिलिटी 1 होता है तो हम करंट एसेट 1.11 मेंटेन करके चलते हैं ना। सो करंट रेशियो किस में ज़्यादा होगा, कंजर्वेटिव में। किस में कम होगा, एग्रेसिव में, है ना। ओके, ये सब रेशियोज आपने पढ़े हैं यार, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है रेशियो एनालिसिस, है ना। ओके, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इतना सब आप ना भी लिखते तो भी चल जाता, हकीकत में कुछ भारी काम नहीं हुआ है। बस हुआ क्या है, टोटल एसेट लिख दिया, टोटल लायबिलिटीज़ लिख दिया, है ना, और EBIT लिख दिया, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ लिख दी और फिर ऐसे कर दिया सॉल्व। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। और ये इक्विटी हमने कैलकुलेट किया था, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, थोड़ा इस पर ध्यान देना, है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल की, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। ओके, तो आइए अपन ये वाली इन्फॉर्मेशन को एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाली इन्फॉर्मेशन का हमें यूज़ करना है, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, आफ्टर एवेल्युएटिंग द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज़ एडवाइज द एडोप्शन ऑफ मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। मतलब ये तो डिसाइड हो गया है कि हमें मॉडरेट वाली वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सेलेक्ट करना है। इसका मतलब हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि करंट एसेट में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मॉडरेट वाला, मतलब 3.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। डन। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग। अब वो सोच रहे हैं कि ये 3.9 करोड़ कहाँ से लाएंगे, या तो लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से या दोनों से मिलाकर, ठीक है। कंपनी इक्विटी कितना रखेगी, 2.5 करोड़ का रखेगी, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35% है और ये दुनिया भर की डेट ऑल्टरनेटिव्स गिवन है, शॉर्ट टर्म गिवन है और लॉन्ग टर्म गिवन है अलग अलग पॉलिसीज़ में, ठीक है, और इंटरेस्ट का रेट भी गिवन है, ठीक है। निकालना क्या क्या है फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी में, देखो इसमें नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। इस बार रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट नहीं बताना है, किस पर बताना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी बताना है हमें, ठीक बात है। ओके, अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और अपन बात करते हैं किसकी, अच्छा हाँ, और करंट रेशियो निकालना है। अच्छा, यहाँ आपने एक बात ध्यान दी, अभी जो मैंने रेट ऑफ रिटर्न निकाला था वो टोटल एसेट पर निकाला था। अब एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट लिखा है, तो जैसे कि EBIT कितना है, EBIT है 1.23, है ना। एक मिनट अपन चेक कर लेते हैं, है ना, क्लियर हो जाए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो कैलकुलेटर उठाते हैं और उस पर अपन लिखते हैं EBIT है 1.23 डिवाइड टोटल सेट कितना है 7.1, तो यार है 17.32%, ठीक है। इसका मतलब अपन ने सही लिया है, मतलब टोटल सेट ही लिया है ना। ओके, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, अब जो अपन बात कर रहे हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी की, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जो अपन बात करने वाले हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। लास्ट मतलब जो इसके पहली रिक्वायरमेंट थी उसमें अपन ने रिटर्न ऑन टोटल असेट लिया था, इसमें हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना। पता है आपको ये क्या होता है, ये होता है पैट अपॉन इक्विटी, ठीक बात है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। भाई ऑनर्स का प्रॉफिट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है ना, टैक्स चुकाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही तो ऑनर्स का होता है ना। EBIT को नहीं रखा क्योंकि EBIT में तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, अभी वो थोड़ी इक्विटी वालों को मिलता है, वो तो डिवेंचर होल्डर्स मतलब डेट देने वालों को मिलता है ना। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये तो हमें आता है। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये तीन चीज़ें हमें निकाल ली है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरी फॉर्मेटिंग है ना। ओके, तो ये है, अपन इसको यहीं कर देते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 2 को अपन यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। और सारी बातें एक एक करके लिखते हैं, फॉर्मेट वही रहेगा, करंट असेट, फिक्स्ड असेट और टोटल असेट, ठीक है। करंट असेट यहाँ पर एक तो कंजर्वेटिव अप्रोच में लेना है, दूसरा
मॉडरेट अप्रोच में लेना है और तीसरा एग्रेसिव अप्रोच में लेना है। ओके, करंट असेट हमने डिसाइड कर लिया था कि 3.9 करोड़ लेना है ना। फाइनेंसिंग में इन्वेस्टमेंट वाले को कांस्टेंट कर लिया हमने कि यार डिसाइड कर लिया कि 3.9 करोड़ लगाना है। अब वो लाना कहाँ से, वो डिसाइड अपन करने वाले हैं। सो ये कौन सी पॉलिसीज़ हैं, ये फाइनेंसिंग वाली पॉलिसीज़ हैं, फाइनेंसिंग पॉलिसीज़। आप प्रॉपर लिख लेना, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट फाइनेंसिंग पॉलिसीज़, है ना। ओके, सो 3.9 करोड़ कंजर्वेटिव में लिखा, 3.9 करोड़ मॉडरेट में और 3.9 करोड़ एग्रेसिव में। फिक्स असेट में क्या होगा, फिक्स असेट में वो तो गिवन ही था फिक्स रेट, है ना। कितना था फिक्स असेट भाई, फिक्स असेट अपना कितना था 2.6 करोड़, है ना। तो वो तो अपन वही लिख देते हैं 2.6 करोड़, 2.6 करोड़ और 2.6 करोड़। ओके, तो आपकी टोटल असेट्स कितनी आ जाएंगी, कैलकुलेटर उठा लीजिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। 3.9 करोड़ प्लस 2.6 करोड़, ये आ जाएगा आपका 6.5 करोड़। फिर 3.9 प्लस 2.6 करोड़, अगेन कितना आ जाएगा 6.5 करोड़। ऑब्वियसली सब जगह सेम है तो यही चाहेगा, है ना, ठीक है। फिक्स रेट तो सेम था ही, करंट असेट सेम रखना था हमें इस बार, है ना, तो वो भी सेम हो गया। तो ये आ गई आपकी टोटल असेट। इसका मतलब टोटल लाइबिलिटी भी कितनी आएगी, 6.5 ही आना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं, तो देखना करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी एक तो, है ना, जो कि गिवन है, कितनी गिवन है 2.34 गिवन है ना। तो 2.3 करोड़ 34 करोड़ 2.34 2.34, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। फिर आपका शॉर्ट टर्म डेट, इसको ध्यान से देखना, और लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी, ये चार चीज़ें मिलेंगी, है ना, तब जाके आपका क्या बनेगा, टोटल लाइबिलिटीज़ बनेगा। क्या बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये होगा, है ना, ये दोनों, इसको आप ऐसे समझिए, ये करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म डेट, ये दोनों करंट लाइबिलिटी ही होते हैं एक्चुअली, है ना। मतलब अब सिंस भाई लॉन्ग टर्म लोन के अलावा होता है शॉर्ट टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म लोन और करंट लाइबिलिटी एक ही बात है ना। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म वाला पोर्शन, तो ये हो गया दोनों मिलाकर, लॉन्ग टर्म ये हो गया और इक्विटी ये हो गया, तीनों मिलाए तो टोटल लाइबिलिटीज़ आ गया, है ना। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दी, फॉर्मेटिंग कर दी। अब सुनना, अब अपन ने इन सबको कांस्टेंट रख लिया देखा जाए तो, है ना। यहाँ तक आप देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये सब कुछ सेम है सब में, क्योंकि हमें डिस्कशन करना है फाइनेंसिंग पॉलिसी पे, तो बाकी सब तो कांस्टेंट रखो ना। फाइनेंसिंग पॉलिसी मतलब शॉर्ट टर्म डेट की लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा कि लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा, है ना, इस पर मेनली बात करना। तो ये चेंज होगा पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना। ओके, तो अब देख लेते हैं पॉलिसीज़। कंजर्वेटिव पॉलिसी में देखो आपको शॉर्ट टर्म लेना है 0.5, लॉन्ग टर्म लेना है 1.12, है ना। तो 0.54 और लॉन्ग टर्म कितना लेना है 1.12, ठीक है, 0.54 और 1.12, ठीक है। मॉडरेट में 1 और 0.66, मॉडरेट में 1 और 0.66, और एग्रेसिव में क्या करना है आपको 1.5 और 0.16, है ना। 1.5 और 0.16 यही था, चेक कर लें एक बार, 0.16 और 1.5, ठीक है, ये होगा। इक्विटी तो गिवन था क्वेश्चन में, क्या बोलते हैं आप, इक्विटी तो गिवन था यार क्वेश्चन में। देखो ये दिया है 2.5 करोड़ का, तो यहाँ लिख दिया 2.5 करोड़, यहाँ लिख दिया 2.5 करोड़, यहाँ भी लिख दिया 2.5 करोड़। अब आप चेक करिए, टोटल वही चाहना चाहिए जो टोटल असेट का आ रहा था, है ना। चेक करते हैं, 2.34, 0.54, 1.12 और 2.5 को आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6.5 करोड़ ही आएगा, ठीक है। इधर भी कितना आएगा 6.5 करोड़, इधर भी कितना आएगा 6.5 करोड़, ठीक है। अच्छा, इनको नाम दे देते हैं 1 और आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 6 और इक्विटी हो जाएगा आपका 7 नंबर पर, ठीक बात है। टोटल लायबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़नी नहीं है, तो उसको नंबर नहीं देते हैं, आप चाहें तो दे सकते हैं, है ना, पर फिर नंबरिंग ध्यान से लिखना जब आप नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो, है ना। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और EBIT की बात कर लेते हैं। EBIT कितना है भाई, EBIT उन्होंने बोला था
कि क्या रखना है, हर केस में सेम रखना है। भाई सिंपल सी बात है, केवल फाइनेंसिंग पॉलिसी बदलना है ना। EBID तो सेम ही रखना है इसमें। तो EBID कितना है, सिंस आपने कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चुनी थी, ये वाली चुनी थी मॉडरेट वाली, तो आपको EBID लेना पड़ेगा 1.15 का, है ना। इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। ऐसा मत करना कि कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव तीनों में आपने क्या करा, आपने EBID चेंज कर दिया, है ना। ऐसा चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपने पहले डिसाइड करी थी कि मॉडरेट लेना है, मतलब करंट एसेट में 3.9 करोड़ लगाना है। उसमें EBID कितना होगा, उसमें EBID कितना होगा, ये होगा 1.15 करोड़। तो ये तो पहले ही सिलेक्ट हो गया था। अब तो केवल ये है कि शॉर्ट टर्म लोन की लॉन्ग टर्म लोन, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है प्रॉफिट्स पर, रिस्क पर, ये सब हमें समझना है। सो बेसिकली केवल क्या चेंज हुआ है देखा जाए तो, पूरी इस जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, आपको मेनली केवल क्या चेंज दिखना है, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, बाकी सब तो सेम ही रखना है ना, क्योंकि उन्हीं का तो हमें इम्पैक्ट समझना है। ओके, सो EBID आ जाएगा 1.15 करोड़, 1.15, 1.15 और 1.15। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन 8। ठीक है, EBID हो गया। अच्छा, EBID में से हमें इंटरेस्ट वगैरह घटाने पड़ेंगे, टैक्स वगैरह घटाना पड़ेगा, ताकि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल सकें। क्यों सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या करना है, अरे अभी बताया तो था आपको, ये निकालना है ना रिटर्न ऑन इक्विटी, तो पैट चाहिए पड़ेगा ना। तो पैट का कैलकुलेशन यहाँ पर कर देते हैं, EBID माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट काय पर होगा, एक तो शॉर्ट टर्म लोन पर होगा और लॉन्ग टर्म लोन पर होगा। शॉर्ट टर्म लोन पर था 12%, लॉन्ग टर्म लोन पर था 16%। ठीक है, मतलब इस पर 12% और इस पर 16%। ओके, निकाल दीजिए जल्दी से, 0.54 का 12% और 1.12 का 16%। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.06 और ये आएगा आपका 0.18, है ना। ऐसे ही मॉडरेट पॉलिसी में कितना कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 0.12 और सॉरी यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है, और ये आ जाएगा 0.11। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन एग्रेसिव वाले में। एग्रेसिव वाले में कितना आएगा, ये आएगा 0.18 और 0.03। ठीक है, ओके, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, EBT निकल जाएगा। EBT भाई, EBID में से इंटरेस्ट गया तो क्या आ जाएगा, EBT आ जाएगा। ठीक बात है, तो EBT कितना आ जाएगा, 0.91, 0.92 और 0.94। ठीक है, 0.91, 0.92, 0.94। ठीक है, टैक्स कितना लग जाएगा, 35% लग जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन प्लीज़ चेक करते जाइएगा, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास कैलसी ही नहीं है, यहाँ पर मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। अगर तो टैक्स आ जाएगा 0.32 और 0.32। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये राउंडिंग ऑफ का इशू है। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर अपन चेक कर लेते हैं भाई, नहीं तो गड़बड़ हो ये, है ना। तो एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर देता हूँ, है ना, क्योंकि पहले से जो लिखा था वो गलत भी हो सकता है। तो देखना 1.15 ये EBID था, इसमें से 0.06 गया और 1.15 गया, तो कितना बचा ये, एक सेकंड रुको यार, क्या हो रहा है, 1.15 में से 0.06 गया, 0.06 माइनस 0.15 गया, तो आ गया 0.94। 0.94 आया, उस पर 35% कितना आएगा, एक सेकेंड रुकना, 0.94 माइनस 0.35, नहीं सॉरी, इसको 35% बोलना चाहिए, 35%, तो आएगा 0.61। फिर ये यहाँ पर गलत लिख रखा है क्या इन्होंने, एक सेकंड रुकिएगा भाई, कैलकुलेशन में कुछ इशू हुआ है मुझे लग रहा है। EBIT था आपका कितना, 1.15, उसमें से 0.06 घटाया, उसमें से 0.15
नहीं है, ये 0.18 है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है हमसे, है ना, यहाँ पर है 0.18, इसलिए कह रहा हूँ आप कैलकुलेटर पर चेक करते जाइए, है ना। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर यहाँ पर मेरे पास नहीं है मैं जो यूज़ कर पाऊँ, है ना। इसको चेंज करते हैं अपन, चेक करके देख लेते हैं ना, एक एक को चेक करके देख लेते हैं। तो EBT कितना आएगा पहले तो यही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो EBT कितना आएगा आपका 1.15 माइनस 0.06 माइनस 0.18, तो 0.9 बना रहा है, ठीक लिखा था मतलब मैंने, ठीक है, 0.91 ही आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें से 35% का टैक्स जाएगा, तो 35% का टैक्स घटा दीजिए, ठीक है। 0.91 में से 35% का टैक्स घटा दीजिए, तो आएगा 0.5915, 0.5915, ठीक बात है। फिर सेकंड केस में चलते हैं, सेकंड केस में 1.15 माइनस शॉर्ट टर्म लोन पे इंटरेस्ट कितना गया 0.12 माइनस लॉन्ग टर्म लोन पे कितना गया 0.11, तो आया है 0.92, ओके। 0.92 में से अपन क्या घटाएंगे 35%, तो 35% घटाएंगे तो आएगा 0.598, अच्छा ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और लास्ट केस में क्या हो रहा है 1.15 माइनस 0.18 माइनस 0.03, तो आ रहा है 0.94, है ना। अब 0.94 में से अगर अपन 35% घटाते हैं तो आता है 0.61, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा था भाई, इन्होंने लिखा था 0.59 और इसको इन्होंने राउंड अप करके लिख दिया है 0.60, तो ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 0.598 जा रहा है ना, और लास्ट में 0.61 लें, ठीक है, वो तो आया ही है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डन। अब कुछ नहीं करना, अब जो पूछा है वो कैलकुलेट करना है और काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन ने इक्विटी को दिया था ये 8 नंबर और अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को दे देते हैं 9th नंबर, ठीक बात है। चलो अब जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। सबसे पहले आता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट की दर है, ये रहा करंट असेट 1 नंबर पर, करंट लायबिलिटी है 4th नंबर पर, तो 1 माइनस 4 है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। फर्स्ट केस में आएगा ये 1.02, फिर आ रहा है 0.56 और फिर आ रहा है 0.06, है ना। तो 1.02, 0.56 और 0.06। सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल किस में है देखिए, कंजर्वेटिव में। सबसे कम किस में है, एग्रेसिव में, है ना। फिर सेकंड क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी, है ना। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 9th नंबर का पॉइंट डिवाइड बाय इक्विटी मतलब 7 नंबर का पॉइंट, है ना। तो 9 डिवाइड बाय 7, 9 एक सेकेंड 9 डिवाइड बाय 7, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी कितना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23.6%, ये आ रहा है 24% और ये आ रहा है 24.4%। अगेन आप ऑब्जर्व कीजिए, एग्रेसिव वाले का प्रॉफिट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, कंजर्वेटिव का प्रॉफिट परसेंटेज सबसे कम है ना। तो यही सब समझाना वो चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होता है एग्रेसिव अप्रोच में और कंजर्वेटिव में कम होता है, ठीक है। फिर लास्ट क्या बचा आपका, करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब करंट एसेट 1 में दिया था और करंट लायबिलिटी 4 में दिया था, तो 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो करंट रेशियो आ जाएगा, कितना आ रहा है 1.35, 1.17 और ये आ रहा है 1.02। तो देखिए सबसे ज़्यादा करंट रेशियो किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा करंट रेशियो आ रहा है आपका कंजर्वेटिव में और सबसे कम आ रहा है एग्रेसिव में, ठीक बात है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अब देखिए इस पे अगर और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से पूरा करके देखना चाहिए, है ना। और फॉर्मेटिंग मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अगर कभी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, करंट रेशियो क्या है ना।
इसको अपन थोड़ा सा स्क्रीन को चेंज करते हैं, काफ़ी देर से आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आईपैड और कैमरा दोनों दिखा देता हूँ, यहाँ पर ट्रांजिशन कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि पूरी बातों को एक बार लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद खुद से एक बार पूरा देखना है, और जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको खुद से एक बार करना है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग आएगा ही नहीं, ठीक बात है। और जो भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, या जैसी भी आप पूछ सकते हैं आप पूछ लीजिए, है ना, अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल, मतलब जो मेन चैप्टर है वो अब स्टार्ट होना है, जो सेकंड लेक्चर होगा, है ना। अभी तक बातें चल रही थी अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि वर्किंग कैपिटल क्या है, या और भी बहुत सारी बातें, और 2 एग्जाम्पल करें। उसमें से सेकंड एग्जाम्पल तो भाई एग्ज़ाम में भी, मतलब आरटीबी में पूछा गया तो एग्ज़ाम में भी आ सकता है ना, तो ये है। चलिए यहाँ पर अपन इसे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।